हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की पीपीटी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि बेसिक चीज़ें आपने सारी ही पढ़ ली हैं कि क्या होती है अकाउंटिंग, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, क्या रूल्स होते हैं और साथ में कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग के 3 मेन टॉपिक हैं, वो आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। कौन-कौन से हैं? जर्नल जो आता है, जर्नल क्या होगा, कैश बुक क्या होती है और तीसरा हो जाता है लेजर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जितना एग्जाम में आपके पूछा जाता है उससे उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को तैयार कराऊंगी। अभी तक इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया है प्रीवियस वीडियोस में कि क्या होता है, लेकिन अब जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आप लोग को ये समझाने से कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी बुक कीपिंग में आएंगी और कौन सी अकाउंटिंग में आएंगी, और उसी के एक सीक्वेंस में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि बेस अगर क्लियर नहीं है तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कॉमर्स का एक बेसिक चीज़ यही होती है कि आपको बेसिक चीज़ें इसकी जो हैं, जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको समझ लीजिए, आगे सब कुछ आपको बहुत ईज़ी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स सब वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आ जाता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग जो होती है पुष्पालन की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, इसमें क्या आता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन, आप लोग जो लेन देन करते हैं, वैसे पहले भी मैं इसे समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप लेन देन करते हैं, और उसके बाद किस तरह के लेन देन होते हैं? जो आर्थिक होते हैं, जो मनी में होते हैं, जिनको कि आप मेजर कर सके, उन्हीं लेन देनों की यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके बाद आ जाता है, उससे बनती है एक मेमोरेंडम बुक, एक स्मारक पुस्तक बनती है, जिसमें कि आप लोग रैंडमली लिख लिया जाता है जो भी लेन देन किए हैं। उसके बाद उससे बनती है जर्नल, रोजनामा चार्ट। तो यहाँ से मेन आपका काम शुरू होता है जर्नल से, रोजनामा चार्ट से। वो इसकी कुछ क्या होती है, सब्सिडरी बुक बनती है, सहायक बहियां जिसे कहा जाता है। तो कि आप इधर देख रहे हैं कैश बुक, तो यहाँ पर कैश बुक के बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है, कभी इसको जर्नल माना जाता है, कभी लेजर मान लिया जाता है। और होती क्या है, ये दोनों ही होती है। अगर क्वेश्चन में आपके दोनों दे रखा हो कैश बुक में कि कैश बुक क्या है, जर्नल और लेजर, तो यहाँ पर बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ वही वही टिक करिएगा, क्योंकि वही सबसे सही आपका आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है परचेज बुक आ जाती है, परचेज रिटर्न हो जाएगा, सेल्स बुक आ जाएगी, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल है, या फिर जर्नल प्रॉपर है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो सारी चीजें जो जर्नल में नोट नहीं की जाती वो प्रॉपर जर्नल में आ जाती हैं, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये सब्सिडरी बुक है जो कि जर्नल की होती है और जर्नल के साथ ही प्रिपेयर होती है। और फिर उसके बाद आ जाता है लेजर, खाता बही। तो ये सारे काम हो जाते हैं बुक कीपिंग के। पहले भी आप लोग को कई बार समझा चुके हैं, अभी भी यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग में क्या आता है, लेजर तक आ जाता है। ट्रांजेक्शन के होने से लेकर लेजर तक प्रिपेयर करने तक हमारी बुक कीपिंग का काम रहता है, पुस्तपालन का काम रहता है। उसके बाद आ जाता है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? तो अकाउंटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की संरचना। इसमें सबसे पहले हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाता है, जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। फिर आ जाता है, और एक चीज और पूछी जाती है, जो संयोजन होता है या फिर जो एरर होती हैं, उनको जो एडजस्टमेंट किया जाता है, तो वो भी आपका अकाउंटिंग में ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बनता है तलपट के बाद हमारा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो कंपनियां कुछ बना रही होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। और जो ट्रेडिंग का काम होती है, जो बिजनेस कर रही होती है, वो क्या बनाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस सभी बनाएंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर बनते हैं आपके फाइनल अकाउंट। ये किस तरह की है? जो बिजनेस कर रही होती हैं प्रॉफिट के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रही होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, प्रोडक्शन कंपनीज हो, या फिर बिजनेस कंपनी हो। लेकिन यहाँ पर दो तरह के होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नहीं प्रिपेयर करती हैं। वो क्या करती हैं, जो कैश बुक होती है, कैश बुक की जगह वो क्या बनाती हैं, अपना पेमेंट और रिसीविंग का जो स्टेटमेंट होता है उसको प्रिपेयर करती हैं। प्राप्तिम भुगतान खाता जिसे कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या वो बनाती है, वो इनकम का जो आय और व्यय का लेखा जो होता है उसको रखती है। उसके बाद आ जाता है, उस पर भी एक एक वीडियो मैं लेकर के आ जाऊंगी, जो वहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस जो होता है उसके लिए भी, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है फाइनल अकाउंट। ये तीनों बनाने के बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बाद उनको एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और होता है कि उसका क्या होता है, संवहन होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है।
यानी कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जिनके लिए तैयार की गई है, उन तक पहुँचाई जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये पूरा हो जाता है। हालाँकि अकाउंटिंग इसमें नहीं आता है, अगर आपको पूछा जाएगा कि अंतिम चरण क्या है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन ही आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है जिससे कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सिर्फ़ अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप होता है वो कम्युनिकेशन होता है, तो अगर स्टेप पूछेगा तो कम्युनिकेशन लिख दीजिएगा, अकाउंटिंग पूछेगा तो यहाँ पर लास्ट यही हो जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनल परफॉर्मेंस। इस तरह से पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक-एक चीज़ यहाँ तक सारी। अगर हो गया है अभी तक सब कुछ क्लियर तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर दीजिएगा जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से याद हो गया, समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं हम जर्नल की तरफ कि जर्नल क्या होता है। देखिए आज हमारा मेनली रहने वाला है टॉपिक क्या जर्नल, लेजर और कैश बुक की जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है और कैश बुक क्या होती है। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा व्हाट इज जर्नल, जर्नल क्या होगा। तो a journal records all the routine transactions of a business in a chronological order। तो यहाँ पर क्या है, एक आपको पॉइंट यहाँ से मिला कि जो जर्नल होता है किसी व्यवसाय के सभी नियमित लेन देन को कालानुक्रमिक रूप में रिकॉर्ड करता है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन आपने 1 जैन को किया, 1 जैन का, उसके बाद आपने 3 जैन को किया है, फिर आपने 5 जैन को किया है। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले तो मेमोरेंडम बुक बनाई थी, वहां पर हमने इन सबको लिखा था, आपने भी देखा जो एक तरीका होता है पूरा बनाने का। लेकिन जब हम उससे जर्नल बना रहे होते हैं तो ये नहीं करना है आपको कि 3 जनवरी का पहले लिख दिया, 1 जन का बाद में लिखा। आपको 1 जन लिखना है, 3 जन लिखना है, फिर 5 जन लिखना है। तो मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल का है कि जिस तिथि में जिस डेट वाइज आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उसी डेट वाइज आप उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, लिखेंगे भी। तो ये हो जाता है जर्नल में। इट इज द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। किस तरह से आप रखते हैं रिकॉर्ड, डबल एंट्री दोहरा लेखा प्रणाली के तहत रखते हैं। दस अ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखों की जो मूल पुस्तक होती है, मूल अभिलेख होता है वो कौन सा होता है। सिंपल आंसर जर्नल होता है। इट डजंट रिप्लेस बट प्रोसीड्स द लेजर। ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसको या प्रतिस्थापित नहीं होता, लेकिन इसकी सहायता से आप क्या करते हैं, खाता बही यानी कि लेजर को तैयार करते हैं। यानी कि लेजर को बिना जर्नल बनाया प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको पहले जर्नल बनाना होता है फिर लेजर। लेकिन ये चीज़ टैली अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं तो आती होगा, आपने टैली सीखी होगी तो आप लोग को पता होगा पहले कंपनी बनाई जाती है, कंपनी के बाद हम डायरेक्ट जो होते हैं अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर जब आप अकाउंट में उन चीज़ों को डालते हैं तो जर्नल ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता चला जाता है। अगर आप लोगों ने टैली सीखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो जिस टाइम पर मैंने सीखी थी, अब हो सकता है बहुत से चेंजेस आ गए हैं उसमें, काफ़ी नया वर्ज़न आ गया हो उसमें, तो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, रोजनामा चाकरण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको जर्नलाइजिंग बोला जाएगा। तो जर्नल बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जर्नलाइजिंग कहलाती है। अब इसमें जितने पॉइंट के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। किस वे में रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डायरेक्ट आंसर आपका कौन सी बुक होती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड की बुक होती है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर। ये रिप्लेसबल नहीं होती, लेकिन इसके बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन निकले और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि जर्नल क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं जर्नल के। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य कौन सा हो जाता है, टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, डेट वाइज तिथिवार सारे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए उन सबको रिकॉर्ड करना। तो एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोहरा लेखा प्रणाली का यूज करके हम उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं को देखते हैं और दोनों साइड आपको पता ही है जर्नल में इक्वल आते हैं। थर्ड हो जाएगा टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। हमें बेस प्रदान करता है लेजर को बनाने का। अगर आप जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लेजर बनाने की कोशिश करेंगे मैनुअली, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक एक अकाउंट में किससे क्या ट्रांजेक्शन आपने किया था, किस डेट में किया था, सारी चीज़ों को अलग अलग डायरेक्ट लेजर में बनाना आसान नहीं होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए यहाँ पर बेस के लिए आपको जर्नल का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो जाता है जर्नल के मेनली फंक्शंस की, कार्य क्या करता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब इसमें अगर आप देखेंगे जर्नल के लाभ क्या हैं, जर्नल की हानियाँ क्या, तो अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है, आपके डायरेक्ट एग्जाम से कोई इसका लेना देना नहीं, वैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही नहीं। आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे कि आपको उस तरह से पढ़ना पड़े। आप अगर को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को ध्यान में रख के तैयारी करनी है तो वो पॉइंट्स पर आपको मेन फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट, अब जर्नल में जो पूछा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से क्वेश्चन आता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है,
ट्रेड डिस्काउंट इज रिफर्ड टू एज द डिस्काउंट दैट इज ऑफर्ड बाय अ सेलर टू द बायर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द आइटम। तो व्यापारिक छूट क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? प्रोवाइड कराया जाता है, सेलर जो होता है वो बायर को, यानी कि जो विक्रेता होता है वो क्रेता को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर देख लीजिए, विक्रेता द्वारा उत्पादन के क्रेता को वस्तु की कीमत में कमी के रूप में दिया जाता है कि जितने की वस्तु, जैसे कि 1000 की कोई है सपोज कर लीजिए, तो आप उसको डिस्काउंट 10% का अगर दे रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट देकर आपको कितने की मिलेगी? 900 की ही उसको पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट इज अ डेफिनेट अमाउंट दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अब किस प्राइस पर दिया जाता है? सीधे सीधे ये पूछा जाता है, तो किस प्राइस पर दिया जाता है? सूची मूल्य पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, विद द इंटेंशन ऑफ इंकरेजिंग एंड रिवार्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि क्यों दिया जाता है? तो कस्टमर लॉयल रहे, वो आपके पास सही चीज़ों को खरीदे, कहीं और ना जाए। आप ही लोग हैं, उसी शॉप पर बार दोबारा जाएंगे जहाँ पर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, जितने भी सोशल साइट्स होती हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, मीशो है या फिर अमेज़न है, तो सब पर आप जाकर के देखते हैं कि कहाँ पर प्राइस आपको कम मिल रहा है, वहीं से आप बुक को परचेज़ कर लेते हैं। तो यही चीज़ आ जाती है कि जो डिस्काउंट हमको ज़्यादा देगा, हम उसके पास ज़्यादा जाएँगे। तो लॉयल बनाने के लिए अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है। इट विल अपीयर ऑन द इनवॉइस एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो ये क्या होता है? ये इनवॉइस में अपीयर होता है और लिस्ट प्राइस से गुड्स को की लिस्ट प्राइसेस को डिडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, क्योंकि बिज़नेस की हम कर रहे हैं कॉमर्स में, तो एक ह्यूज अमाउंट में जो होता है ऑर्डर किया जाता है वहाँ पर, तो दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर से खरीदें, जो कि बल्क में खरीदते हैं चीज़ों को। वहाँ पर बात मेनली उनकी हो रही है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका लेखा जर्नल में नहीं किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि क्या जर्नल में दिखाते हैं ट्रेड डिस्काउंट को? तो नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में एंट्रीज की नहीं करते। जितना होगा, जैसे कि 1000 का है तो यहाँ पर 10% को लेस करके 900 ही सिर्फ जर्नल में एंट्री की जाती है। वहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कैश डिस्काउंट। क्या होता है कैश डिस्काउंट? A discount provided by the seller to the buyer on the invoice amount when payment is made within a specified period। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है कि डिस्काउंट जो होता है, ये जो कैश डिस्काउंट है, कब दिया जाता है? सेलर ही देगा बायर को, ये तो सिंपल सी बात है। ऑन द इनवॉइस अमाउंट व्हेन पेमेंट इज मेड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर एक निश्चित समय के अंदर भुगतान कर दिया जा रहा है तो वहाँ पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा कम टाइम में आपको कैश रिसीव हो जाए। कंपनी की एक रहती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उधार पे बहुत चलता है, क्रेडिट पे सामान बहुत चलता है। तो क्रेडिट का जो टाइम है, हमारा जो साइकिल है, वो छोटा रहे, कम रहे। इस वजह से क्या होता है कि हम ये कैश डिस्काउंट देते हैं, इससे जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए। कि अगर कहा जाए 1 मंथ के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो हम आपको 5% का, 10% तो हमने दिया ही था वहाँ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 5% का हम और आपको देंगे अगर आपने 1 मंथ के अंदर पेमेंट हमारा कर दिया तो। तो क्या होगा, टोटल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। हालाँकि इसको निकालने का तरीका यही होता है कि पहले आपको 1000 पर 5% का 10% का डिस्काउंट हमने दे दिया था। अब जो ₹900 हमारे पास बचे थे उस पर हम 5% का डिस्काउंट देंगे। यहाँ पर टोटल 15% नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले आप 10% दे देंगे तो 900 आ जाएगा। आप जो कैश डिस्काउंट देंगे उस 900 पर 5% का देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपसे निकालने को कह देता है कैश डिस्काउंट और वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा होगा, तो पहले ट्रेड घटा दीजिएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप 5% यहाँ अगर देने जाएँगे तो कितना होगा, 45 का होगा। इसलिए इसको अलग-अलग करके ही आपको को निकालना है। डायरेक्ट 15% निकालते अगर 1000 पर हम, तो हमारा अलग अमाउंट आता, यहाँ पर आपका अलग आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर और क्या कहा है कि अ कैश डिस्काउंट इज़ अ टैक्टिक यूज्ड टू एनकरेज द बायर टू पे फॉर द प्रोडक्ट प्रॉम्प्टली। अब यहाँ पर सीधा-सीधा क्वेश्चन बनता है कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन में दे रखा होगा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, बस वहीं पर आप डायरेक्टली टिक लगा दीजिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, यानी कि तुरंत भुगतान करने के लिए ये वाला जो होता है कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग द बिज़नेस रिड्यूस और कंप्लीटली अवॉइड क्रेडिट रिस्क। ये सब चीज़ें तो अलग होती, मतलब हैं इसी से जुड़ी हुई, लेकिन आपका जो क्वेश्चन में आंसर होगा वो डायरेक्टली प्रॉम्प्टली पेमेंट का ही ऑप्शन दे रखा होगा, वहीं पे आपको आंसर अपना टिक कर देना, वही करेक्ट। तो अब समझ में आ गया होगा कैश डिस्काउंट क्या है, निकालना कैसे है, वो भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है इसका फॉर्मेट। तो वैसे तो आपको याद ही होगा, लेकिन अगर काफ़ी टाइम हो गए हैं आपको पढ़ाई छोड़े हुए तो काफ़ी लोग भूल गए होंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कैसा होता है। यहाँ पर जर्नल ऑफ जिस भी कंपनी का है लिखा जाएगा उसका नाम, डेट होती है यहाँ पर जिसमें कि आपका ईयर भी होता है, मंथ भी होगा, डेट होगा, पूरी डेट लिखी जाएगी।
नेम ऑफ द अकाउंट, जिस जो अकाउंट का नाम है वो यहाँ पर आएगा, टू नेम ऑफ द अकाउंट, दूसरा नरेशन हो जाएगा। उसके बाद डेबिट होगा, क्रेडिट यहाँ पर लेजर फोलियो, एंड लेजर फोलियो, और ध्यान में रखिएगा कि जो आप जर्नल बनाते हैं उसमें हम लेजर फोलियो लिखते हैं, और जो हम बनाएंगे लेजर वहाँ पर जर्नल फोलियो होता है। क्यों होता है? खाता प्रश्न संख्या है ये आपकी, जिससे कि इजीली हमको ये पता चले कि ये जो एंट्री हमने करी थी, तो अगर लेजर फोलियो में जहाँ भी जिस पेज पर करी है उस पेज का रेफरेंस यहाँ पर हम दे देंगे। जैसे 5 पेज पे किए तो 5 लिख देंगे। तो जब हम मिलान कर रहे होंगे या जब आउटिंग का काम होगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपस में देखना कि इसकी एंट्री किस पेज पर है। ऐसे आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये एक कॉलम दे रखा जाता है, चाहे वो जर्नल हो या फिर लेजर। उसके बाद आ जाएगा अमाउंट, और दोनों साइड में इक्वली रहना है, डेबिट और क्रेडिट में। और उसके बाद ग्रैंड टोटल कर लिया था, करें या ना करें दोनों साइड इक्वली आना है, तो पहले ही हमको पता ही होता है। कॉलम कितने होते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5। तो एग्जाम में पूछेगा कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो 5 कॉलम होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। अब यहाँ पर जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। पुस्त पालन है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट अ साइंस, बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्त पालन बुक कीपिंग क्या होती है, दोनों ही होती है। इसको आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है, तो बोथ आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आ जाता है, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन संप्रेषण प्रक्रिया के तौर पर क्या होगा, इसका आखिरी स्टेप किसका, अकाउंटिंग का। खातों की पुस्तकों में डेटा की रिकॉर्डिंग करना, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश तैयार करना, सूचना का संचार करना, सूचना का विश्लेषण और व्याख्या करना। तो यहाँ पर recording of data in the books of accounts, preparation of summaries in the form of financial statement, communication of information, analysis of and interpretation of information। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अंतिम चरण, तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही था कि अगर हमारा इसके स्टेप के तौर पर पूछेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सूचना का संचार करना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो किस तरह से पूछ रहा है इस चीज को ध्यान में रख कर आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदी गई वस्तुएं या प्राप्त सेवाओं के नगद मूल्य का भुगतान नहीं करती है, उसे क्या कहा जाएगा। यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई फॉर्म है या इंस्टीट्यूशन है, उसने कुछ परचेज किया है लेकिन उसने आपको पेमेंट नहीं किया, कैश पेमेंट नहीं किया, तो वो आपका क्या कहलाए। आपकी बुक में उनकी एंट्री जो होगी वो किस तरह से करेंगे आप, क्रेडिटर के तौर पर करेंगे, प्रॉपर्टियर के करेंगे या डेटर के करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जिससे भी आपको धनराशि लेनी होती है वो क्या होता है, आपकी बुक्स में वो आपका डेटर होता है, देनदार होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और जिसको आप पेमेंट करेंगे, यानी आपने किसी से परचेज किया, आपको पेमेंट करना है, तो आप उसके क्या हैं, आप उसके हो जाएंगे क्रेडिटर। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, माप की एक सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग डैश को बढ़ावा देता है। यूज ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। तो यहाँ पर कंपेरेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रेलेवेंस है, रेलेबिलिटी। क्या कह रहा है कि आप एक ही माप की एक ही यूनिट का यूज कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, यानी कि जो भी आपने अकाउंट्स अपने रखे हैं, रिकॉर्ड्स अपने रखे हैं, उसके लिए। तो उसके प्रयोग से आपका क्या होता है, जब एक ही जैसे आपने को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अवधारणाएं, तो वहाँ पर आपकी एक रूपता की भी पढ़ाई थी। तो जिससे क्या होता है, एक जैसे होते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है हमारे अकाउंट्स रिकॉर्ड रखने में, तो उससे हम कंपेयर इजिली कर पाते हैं। तो यहाँ पर का आंसर क्या है, ये हो जाएगा तुलनीयता, यानी कि कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम कंपेयर कर पाते हैं पिछले वर्षों से अभी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे उसका यूज किस तरह से करना है, आपको किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लाभ कमाने के लिए मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई नकदी माल्य संपत्ति को कहा जाता है। कैश गुड्स एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रॉपर्टियर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल फिक्स्ड एसेट, इसमें से कोई नहीं। तो लाभ कमाने के लिए जो मालिक है वो क्या कर रहा है, कैश लगा रहा है, अपने गुड्स लगा रहा है या फिर एसेट लगा रहा है, तो उसको हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कि जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कंपेरेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रेलेवेंस है, रेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे
ये जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत यानी कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आपको सही ढंग से अकाउंट्स रखे गए हैं, रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जैसे कि आपको एग्जैक्टली पता चल पा रहा है कि कंपनी की स्टेटस क्या है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उससे प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पर क्या आपके लिए कौन-सी उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल रही है, कौन-सा फीचर पता चल रहा है, तो समझ बढ़ रही है आपकी, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ईज़िली अकाउंट्स को। क्योंकि एक नॉन कॉमर्स वाले के लिए कॉमर्स की चीज़ों को समझना, अकाउंट्स को समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर अच्छे से रखे गए होंगे, सारी चीज़ें सही से एक्सप्लेन करी गई होंगी, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा समझना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन-देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइज़िंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप फाइनेंशियल रिज़ल्ट जानना चाह रहे हैं, उसके लिए जितने भी आपने ट्रांज़ैक्शंस किए थे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको क्लासिफ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सारी ही चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है कि आपकी अकाउंटिंग कहलाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है क्योंकि यहाँ पर लेन-देन किया आपने, उसको रिकॉर्ड किया, वर्गीकृत किया। यहाँ तक आपने क्या किया? यहाँ तक आपने बुक कीपिंग करी है। लेकिन जब सारांशित किया तो आपने बैलेंस शीट बनाई। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बैलेंस शीट बनाई, कहाँ चले गए आप? लेखांकन में चले गए, अकाउंटिंग में चले गए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है क्योंकि ये सारी ही चीज़ों को पॉइंट वाइज़ अलग-अलग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा व्यापारिक लेन-देन नहीं है? Which of the following is not a business transaction? बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, उसने क्या किया? अपने बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा है। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ₹500, उसने एम्प्लॉय की सैलरी जो थी 5,000 रुपये पे करी है। पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹20,000, यहाँ पर क्या किया? उसने अपने सन जो था उसका उसकी फी को पेमेंट किया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, कितना? 20,000 का। पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस ₹2,000, और यहाँ पर उसने क्या किया है? उसने सन की फीस पेमेंट करी है, लेकिन यहाँ पर उसने बिजनेस से 2,000 रुपये पेमेंट की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि इसमें कौन-सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा क्या है? व्यावसायिक लेन-देन नहीं है। कौन-सा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नहीं है, यानी कि बुक में नहीं दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी व्यावसायिक लेन-देन को पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को क्या कहा जाएगा? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? जितने भी आपने बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन किए थे, उन सबको पुस्तकों के एक सेट के रूप में आपने क्या-क्या रिकॉर्ड किया है। वो कला क्या है कहलाएगी, या वो आर्ट क्या कहलाएगी? मेनली पूछ रहा है वो बुक क्या कहलाएगी, सिंपल सी बात है। उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड किया आपने ट्रांज़ैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में, तो वो बुक क्या कहलाती है? वो हमारी बुक जो है वो किसमें आएगी? मेनली आपकी वो बुक कीपिंग में आती है, पुस्तकालय, क्योंकि जितना भी बिज़नेस का रिकॉर्ड हम रख रहे हैं, यहाँ पे आपने समराइज़ कुछ नहीं किया, आपने सिस्टमैटिक ढंग से क्या-क्या रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग का काम हम किसमें करते हैं? पुस्तकालय में करते हैं, बुक कीपिंग में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग से ये नहीं कहा है क्रोनोलॉजिकल वे में किया है, अलग-अलग उसमें किया है, तो लेजर नहीं आंसर होगा। आपका आंसर बुक कीपिंग होगा। गलती से आप लोग बहुत लोग लेजर लगा देंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हमारा पूरा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग होती है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। जर्नल को हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसमें जो आपकी कैश बुक रह जाती है, तो कैश बुक और जो लेजर है, इस पर एक अलग से वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाऊँगी, जिसमें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर एक कैश बुक और लेजर की दोनों की कंबाइंड वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। जो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं, देख रहे हैं वीडियोज़ को, और अगर आप पुराने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, प्लीज़ लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करिए। जो भी कंटेंट आपको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितनी हो सके मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ, क्योंकि पेड बैच तो बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेड बैच को नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, और पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है मेरे ही चैनल से। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ को अगर देखिएगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग देखेंगे बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग भी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट होंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको बस क्या करना है, लाइक ज़रूर से कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हाइप कर दिया करिए वीडियोज़ को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।